मूल निवासी समाज में जन्मे तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों, जननायकों, जन नायिकाओं, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये संभाग स्तरीय सरगुजा संभाग का संभाग स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम सम्मेलन में कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली, और मंचासीन सभी अतिथि वक्ता और पांडाल में उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज के जो विषय रखे हुए हैं उन विषयों में मैं एक विषय पे बात रखूंगा, क्योंकि मौसम भी आप देख रहे हैं और हम आदिवासी लोग हैं, हम चट्टानों से टकराने वाले लोग हैं, तो पानी तो हमारे लिए प्रकृति, हम तो उसमें रहने वाले, जल जंगल जमीन से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और उसी में जीने वाले लोग हैं। तो साथियों, विषय है आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 244 में मिले 5वीं अनुसूची विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए डिलिस्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, नए वन अधिकार नियम केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाने की साजिश की जा रही है, एक विश्लेषण। साथियों, यह संविधान की 5वीं अनुसूची बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को विशेषाधिकार के रूप में हमारे आदिवासी महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्ष को ध्यान में रखते हुए इसका प्रावधान किया गया था। सभी साथी लोग आए हैं, जो भी ये मौसम के हिसाब से ये कार्यक्रम आपके लिए रखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से सुने जहां भी रहे। यहाँ हमारी ऐसी व्यवस्था है कि आप लोगों को आवाज सुनाई देगी, लेकिन आज की जो चर्चा की जा रही है उस चर्चा को आपको सुनने के लिए, नहीं तो हम आदिवासियों को सदियों से लोगों ने नचाया है। लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं और डीजे करते हैं, नचवाते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन आज भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आप लोगों को जो दिमाग की खुराक देने का ये मंच से दी जा रही है, ये खुराक हम लोगों को सदियों से नहीं मिली है। और हमारे लोग हमारे दिमाग की खुराक देने की बजाय हमारे नेता लोग दिमाग को जाम करने की खुराक देते हैं, और वो नेता लोग कहते हैं हमारी आदिवासियों की संस्कृति है, इसलिए हम नशा करेंगे, इसलिए आदिवासियों को कहते हैं आप मुझे वोट देना, आप लोगों को हम 5 किलो तक महुए अपने घर पे शराब बनाने की छूट देते हैं, ये दिलवाते हैं। इस तरीके से साथियों, इस वोट के चक्कर में ही हम आदिवासियों को हमारे ही नेताओं ने हमारे दुश्मनों के इशारे पर, शासक जातियों के इशारे पर हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना करके तबाह और बर्बाद किया है। साथियों, इस संविधान के माध्यम से 1950 में हम लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार मिले। उस अधिकारों की बदौलत पहाड़ों, जंगलों, कंदराओं में से पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और नेताओं का निर्माण हुआ।
ये संविधान जब लागू हुआ उसके बाद हमारे समाज का विकास हुआ। इससे पहले आज जैसे बिरसा मुंडा का नाम लिया जा रहा है, बिरसा मुंडा गुलाम भारत में उन माफियाओं, कौन माफिया? जंगल माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया और तमाम प्रकार के अत्याचार करने वाले जो लोग थे, वो लोग उस समय हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी महापुरुषों ने जिनके विरोध में लड़ाई लड़ी थी, वही दुश्मन आज भी है। दुश्मन बदला नहीं है, वही माफिया वर्तमान में है और वही माफिया मिलजुल करके जो हम लोगों को संविधान के माध्यम से 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का जो अधिकार संविधान में दिया था, उसको तमाम नए नए कानून बना करके वो खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं साथियों। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम लोगों की कस्टमरी लॉ और मूल पहचान, आदिवासी पहचान, हमारे दुश्मनों को आदिवासी शब्द से खतरा है। इसलिए हमारा दुश्मन आदिवासी नहीं कहता है, वो कहता है वनवासी, गिरिजन, वनबंधु, लेकिन आदिवासी नहीं कहता है। वो जानता है कि आदिवासी, अगर ये आदिवासी है तो हम कौन हैं? आदिवासी का तात्पर्य होता है आदि अनादिकाल से रहने वाला, इस देश का जड़भूमि से रहने वाला बासिंदा। वो शब्द उनके लिए खतरनाक है, इसलिए उस शब्द को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाह रहा है, जबकि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बुद्धिस्ट है। आदिवासियों का अपना अलग से धर्म है। पूरे भारत में 801 जनजाति, 801 आदिवासियों की जातियां हैं और 80 धर्मों को पालन करने वाले लोग हैं और आदिवासियों को धर्म के आधार पर संविधान में अधिकार नहीं मिले। आदिवासी किसी भी धर्म का हो, धर्म के आधार पर उसको अनुसूचित जनजाति की पहचान नहीं मिली है। धर्म के आधार पर उसको विशेषाधिकार 5वीं और 6ठी अनुसूची के नहीं मिले हैं। उनकी अलग से कला, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं और उनका कल्चर, उनका कस्टमरी लॉ सब अलग है। और उनके महापुरुषों का जो ऐतिहासिक आंदोलन रहा, उस आंदोलन को ध्यान में रख करके हम लोगों को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जयपाल सिंह मुंडा साहब के सहयोग से ये हम लोगों को अधिकार दिलवाया। गुलाम भारत में हमारे इन महापुरुषों ने वही ईसाई मिशनरियां जो अंग्रेजों के शासनकाल में आई थी, उन ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी के बिहार जंगलों, पहाड़ों में, बंदराओं में जाकर के, ऐसे ऐसे एरियो में जाकर के स्कूल खोल करके उनको शिक्षित किया। उन तमाम आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा सुलभ करवाई। तो आदिवासी बड़े पैमाने पर पढ़ लिख करके बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़े, जयपाल सिंह मुंडा ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गुलाम भारत में विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। उनका धर्म ईसाई था, लेकिन संविधान में तमाम आदिवासियों के हक अधिकार के लिए उन्होंने बाबा साहब के साथ में मिलजुल करके हम लोगों को यह 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान करवाया। मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं। हम ये कह रहे हैं कि हमको धर्म के आधार पर ये संविधान में अधिकार नहीं मिले हैं। आदिवासी सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, तमाम धर्मों में गए। क्यों गए? उनको अच्छा लगा वो संविधान का आर्टिकल ले उनको स्वतंत्रता दिए। आर्टिकल 25, किसी भी धर्म का, किसी भी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है।
तो साथियों, हम लोगों को जो तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार मिले, उन तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए आज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। आज ये डीलिस्टिंग के नाम पर, डीलिस्टिंग का मतलब जो आदिवासी धर्म परिवर्तित हो चुका है, उस आदिवासी को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। डीलिस्टिंग का मतलब डिलीट करना, उस सूची से हटाना, ये किया जा रहा है। और कौन आंदोलन चला रहे वो? जो आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उनके नियंत्रण में जो संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों के जाल में, उनकी पार्टियों में फंसे हुए जो आदिवासी है, वो लोग डीलिस्टिंग का आंदोलन चला रहे हैं। इसका मतलब उनकी जाल में फंस गए, वो हिंदू बन गए हैं। वो डीलिस्टिंग का उनसे प्रोपेगेंडा करवा करके अगर कानून बनाने में वो सफल हो गए, तो उनको जानकारी नहीं है कि हम हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर डीलिस्टिंग का कानून अगर बन चुका है, तो जो आदिवासी ईसाई, मुस्लिम या सिख या बौद्ध बन गया है, उनको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया जाएगा। तो जो आदिवासी हिंदू बन चुका है, आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के चक्कर में फंस करके वो हिंदू बन गया, तो उसका भी डीलिस्टिंग हो जाएगा। इसका मतलब भारत से आदिवासियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, कोई आदिवासी नहीं बचेगा। और उनका एकमात्र षड्यंत्र है कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र समाप्त करना। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्यों है? जिस क्षेत्र में 50% से अधिक आदिवासी पाए जाते हैं, वो अनुसूचित 5 में कहलाता है। जैसे ही ये डीलिस्टिंग का कानून पास हुआ, धर्म परिवर्तित आदिवासियों को अलग हटाया, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। जब आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाएगा। उसके परिणाम क्या होंगे? हमारा शिक्षा में आरक्षण कम हो जाएगा, नौकरी में आरक्षण कम हो जाएगा। हमारे नेता जो रिजर्व सीट है के साथ, ये हमारी रिजर्व सीट है, बहुत चपले घिस रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी के झंडे तोड़ रहे हैं, कांग्रेस के झंडे तोड़ रहे हैं। वो ख्वाब देखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासी नहीं बचेंगे। सुरक्षित सीट क्यों है? 50% से अधिक आदिवासी वहां पर निवास करते हैं, इसलिए वो आदिवासी के लिए सुरक्षित सीट है। वो सांसद की हो या विधायक की हो, जनपद की हो या जिला पंचायत की हो। जब आदिवासी नहीं रहेंगे और वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो गया, फिर आपका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के माध्यम से जो संविधान में अधिकार मिले हैं, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा, जमीन के अंदर छुपी हुई धातुओं का मालिक आदिवासी होगा। उस आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा जो निर्णय लेगी, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य सरकार या भारत सरकार भी उसको नहीं बदल सकती है। ऐसा अधिकार हमको 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। स्वायत्त शासन का अधिकार होगा, मालिकियत का अधिकार होगा। 89 प्रकार की धातुएं उस आदिवासी जहां रहता है, उस एरिया में 89 प्रकार की धातुएं हैं। और 89 प्रकार की धातुओं का आज वर्तमान में अनुमानित अगर मूल्य लगाया जाए, तो 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ पे शून्य लगा करके मुझे बता देना कितना होता है। मैं उसका आप लोगों को बताता हूं साथियों। अगर वो 5वीं अनुसूची अगर लागू हो जाती है, अमल में लाया जाता है, लागू तो है 1950 से, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। वो दवाई है लेकिन हमको दी नहीं गई। तो साथियों, 80,000 करोड़ का मात्र 35% रॉयल्टी भारत सरकार के अनुसार, 35% रॉयल्टी अगर भारत के 80,000 करोड़ दे दिया जाए, तो आज भारत में 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी रहते हैं। कितने? 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी रहते भारत में। अगर 33% रॉयल्टी बांट दी जाए,
तो प्रत्येक आदिवासी टाटा बिरला अंबानी से कहीं कम नहीं है। इतनी संपदा के मालिक है हम लोग की। आज हम लोगों को ऐसी नीतियां बना करके करोड़ों लोगों को राशन की दुकान पे पहुंचा दिया। आज जिंदा रहने के लिए हम राजा महाराजा की औलाद है। ये छत्तीसगढ़ है, हम आदिवासियों के पुरखे राजा महाराजा थे। इससे बहुत भी पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो हमारे पुरखे राजा महाराजा रहे और आज भी हम राजा महाराजा है। लेकिन वो संविधान ने हमको राजा बनने का अधिकार दिया था, लेकिन हमको भिखारी बना दिया। इस तथाकथित 75 साल की आजादी के बाद भी आज हमारी ये हालत है। और आज वो तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए ये नए जो डिलीटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, नया वन अधिकार, ये वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ अभी 27 जुलाई 2023 को, साथियों इसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी और आदिवासी ग्राम सभा का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया। अब बिना पूछे विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर आपकी जमीन छीन ली जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और आज हमारे आदिवासी जिसके नाम में उसका इतिहास छुपा हुआ है, उसके बाद भी उस भारत के आदिवासी के इस देश में ना जमीन का मालिकाना हक है, ना मकान का मालिकाना हक है। आज भी उसको फुटबॉल बना रखा है। या तो उसको जंगल में अतिक्रमण, उसकी जमीन पर का बता रखा है कि ये तो अतिक्रमण की जमीन है या पट्टे की जमीन है। तो साथियों, पट्टा और अतिक्रमण स्थायी नहीं है। ये आज भी हम आदिवासी जान लेते हैं 50% आदिवासियों के पास राजस्व ग्राम नहीं है। वो मजरे टोले में बसे हुए हैं। इतना खदेड़ा उन्होंने, ये तो संविधान की बदौलत है कि आज उन मजरे टोलों में, पहाड़ों जंगलों में से निकल करके वही आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारी बने, नेता बने। अगर हमारे पुरखों को जंगल पसंद थे तो आज हम लोगों को शहर क्यों पसंद आ रहे? हमारे पुरखों को लंगोटी पसंद थी तो आज हम टाई सूट पेंट में क्यों घूम रहे हैं? तो साथियों, हम जंगलों में अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे थे। जंगलों में हमको खदेड़ा गया था और जब अवसर मिला हमको संविधान के माध्यम से, तो हम लोग उन्हीं जंगलों में से, पहाड़ों में से पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, नेताओं का निर्माण हुआ। ये सिर्फ संविधान की बदौलत हुआ है। और ये संविधान को खत्म करने के लिए वो तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। जहां पर हमको आरक्षण मिलता था, शिक्षा महंगी कर दी, खत्म कर दी। नौकरियां निजीकरण के माध्यम से खत्म कर दी। आज पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों का मिला हुआ अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण, मिला हुआ अधिकार 2016 में छीन लिया। और आज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। उसका असर क्या होना है उसको समझने की हम लोगों को जरूरत है। और उसको समझ करके संगठित होकर के एकमात्र भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेन और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, आप लोगों को जानकारी होगी साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे प्रोपेगेंडा शुरू किया इन्होंने, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 4 चरण में आंदोलन किया है। अभी 2023 में हमने 6 जुलाई को जिला स्तर पर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा, 18 जुलाई को तहसील स्तर पर ज्ञापन रखा और 27 जुलाई को धरना प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया गया। और 7 अगस्त को पहली बार कोई आदिवासी संगठन इतिहास में, आज तक किसी आदिवासी संगठन ने भारत बंद का चैलेंज नहीं स्वीकार किया। 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद करके दिखाया और दुश्मनों को चैलेंज किया कि हम आदिवासी अकेले नहीं है। हम आदिवासी, तुम समझते हो कि हम जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले और मात्र 8% है। उनको बता दिया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में
भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तमाम 89 संगठन है। हम 85% लोग हमारे साथ में हैं, तो हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको संगठित होने की आवश्यकता है। और इस संगठित होकर के जब भी हम लोगों को, चाहे किसी भी आदिवासी संगठन से जुड़े हो, आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ मिलजुल करके ताकत बढ़ाइए। आज छोटे मोटे संगठन बना करके चुनाव के टाइम पर उन्हीं जो हमारे नेताओं को गुलाम बनाने वाली पार्टियां हैं, उसमें जाकर के टिकट मांगते हो। अरे टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, हम राजा महाराजाओं की औलाद है, हम तो टिकट देने वाले लोग हैं। और ये मंच आपको टिकट देने वाले बनाएंगे, आपको शासक बनाएंगे। इसलिए साथियों, इस संगठन को जानने की जरूरत है। और मान्यवर वामन मेश्राम साहब जो आज आपके बीच में है, आज पिछले 48 साल से इस मिशन को इतना बड़ा कर दिया कि आज 32 राज्यों में, 567 जिलों में, 4500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में 4,200 जातियों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये छोटा मोटा नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे कार्यक्रम को रोकने के लिए क्यों प्रयास करता है? क्योंकि हम दिमाग की खुराक देते हैं। कौन सी दिमाग की खुराक? यह मोबाइल किसी बंदर ने बनाया जिसको उस तरह की शिक्षा मिली, उस तरह का विचार मिला, ऐसे व्यक्ति ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस मंच से वो शेरनी का दूध मिलता है। आप गुलाम नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आपको गरीब बनाया गया है, आपको गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको अधिकार छीन करके वापस वो जो जिस संविधान की बदौलत हमारे समाज में पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर का निर्माण हुआ था, नेताओं का निर्माण हुआ था, वो छीनने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो साथियों, आप लोग यहाँ दूर दूर से आए और इस विषम परिस्थिति में, इस मौसम में आपने आए और यहाँ आकर के यह हमारे विचार जाने कि हमारा संगठन क्या है। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि भैया आपको हथियार चलाना है, आपको बंदूक चलाना है, आपको बस लूटना है, कहीं आग लगाना है। हम विचार देते हैं, हम संगठित होकर के संविधान के दायरे में रह करके और कानून का पालन करते हुए, क्योंकि हम संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और संविधान का आर्टिकल हमको संगठन बनाने की और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी देता है। उसके तहत हम कार्यक्रम करते हैं और कानून का पालन करते हैं। तो साथियों, आप लोग अभी मान्यवर वामन मेश्राम साहब आपका प्रबोधन करेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने, समझे और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा को आप ताकत दिलाएं। यही आपका कल्याण करेगा, यही हमारी हजारों पीढ़ियों को गुलाम, तबाह और बर्बाद होने से बचा सकता है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका आभार। जय जोहार, सेवा जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।